नमस्कार। आज हमारे चैनल सोच और खोज में कैरियर पर बात करने के लिए, बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के संबंध में बात करने के लिए, खास करके 10th बोर्ड का एग्जाम और 10+2 का एग्जाम के बाद जो बच्चे दोराहे पर और चौराहे पर खड़े होते हैं, जिनको अपने भविष्य को लेकर अनेकानेक चिंताएं होती हैं, उनके अभिभावकों की चिंताएं होती हैं। हमारे बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ें, किस क्षेत्र में जाएं, किस फील्ड में जाएं, अकादमिक तौर पर, एकेडमिक स्तर पर, इन सारे तथ्यों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं भारत सरकार के पदाधिकारी और हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ श्री नरेंद्र जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने परिचय में बताया, आप समझ गए होंगे कि हमारी वार्तालाप आज किस दिशा में होगी जी। तो नरेंद्र जी, हम सब अभी उस दौर में खड़े हैं जहां पर संभावनाएं असीमित हैं और संसाधन भी असीमित हैं। बावजूद इसके बच्चों का जो लक्ष्य का निर्धारण है वो हमेशा स्पष्ट नहीं होता है। हर जगह बोर्ड की परीक्षा हो चुकी है। अब बच्चे नए जोश और उमंग के साथ अपने अपने तय किए गए करियर की तरफ बढ़े हुए। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो बच्चे बोर्ड करते हैं, तो बोर्ड करने के बाद उनको शैक्षणिक स्तर पर किन किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। अगर कोई बच्चा साइंस लेता है तो साइंस में क्या है, अगर आर्ट्स लेता है तो आर्ट्स से क्या कर सकते हैं, अगर कॉमर्स लेता है तो उसमें क्या कर सकता है। चूंकि ये जो 3 परंपरागत जो क्षेत्र है पढ़ाई की, जो भारतीय जो पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था है, तो उसमें बच्चे क्या लें, किस तरह के बच्चे को किस तरह का विषय लेना, सब्जेक्ट का चयन करना, विषय का चयन करना उत्तम होगा, इन सारी चीज़ों पर आप अपना विचार व्यक्त करें और हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। जी धन्यवाद। और जो विषय आपने आज उठाया है कि बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, जो पास कर चुके हैं, वे आगे अपने करियर के रूप में किस तरह का चयन करें, तो निश्चित रूप से जैसा कि आपने अभी कहा कि वे साइंस लेंगे, वे आर्ट्स लेंगे, वे कॉमर्स के तरफ बढ़ेंगे, यह ज़रूरी भी है। साइंस 2 आयाम होंगे। जब वे 10th के बाद इंटर में जाएंगे, +2 में जाएंगे, तो एक बायो और दूसरा मैथमेटिक्स। अब बायो भी उनका लक्ष्य क्या है, जो अमूमन बिहार में या भारत में होता क्या है, बायो लेने वाले स्टूडेंट्स से अपेक्षा की जाती है कि वे मेडिकल के फील्ड में जाएंगे, मेडिकल में खास करके MBBS। जी। लेकिन अगर वहाँ जाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह उनका चॉइस का फील्ड नहीं हो, तो वे एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, बायोकेमिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो बायोलॉजी वाले लोगों के लिए हुआ। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है मैथमेटिक्स। फार्मा के विभिन्न कोर्सेज, फार्मा के विभिन्न कोर्सेस हैं। तो मेडिकल में ही जब जाएंगे तो BSc नर्सिंग है, तो B फार्मा है, D फार्मा है, या अन्य ANM है, GNM जी है, जी 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 बहुत सारे। तो वो तो उनका एक स्पेसिफाइड फील्ड हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर किसी कारण से मेडिकल में वे नहीं जाते हैं, मेडिकल MBBS कोर्सेस में नहीं जाते, जी हाँ, तो डेंटल से लेकर सारी सुविधाएं उनके लिए हैं। उन्हें किसी भी तरह से निरुत्साहित या डिमोटिवेटेड, हतोत्साही, डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब साइंस बैकग्राउंड में ही आइए, जिसमें मैथमेटिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो यह तो एक विषय है। इसके अलावा भी नेवी के जो कोर्सेस हैं उसमें वे जा सकते हैं, या तरह तरह के न जाने कितने कोर्सेस हैं जहां वे अपना
भाग्य का आजमाइश और अपने कैरियर को उस तरफ ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि साइंस बैकग्राउंड में ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है या आज के कोर्सेस है, इसके अलावा अगर कोई फिजिक्स लेकर के, कोई मैथमेटिक्स लेकर के, कोई केमिस्ट्री लेकर के, कोई बायो लेकर के आगे की पढ़ाई, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई हमारा हुआ करता था बीएससी के तरफ बढ़ने वाला, अगर उसमें भी रुचिपूर्वक अगर वे जाते हैं तो उसके भी बहुत सारे दरवाजा आगे खुलते जाएंगे। मैनी ऑफ द थ्रेशोल्ड विल ओपन ऑल ऑफ अ सडन एंड दे विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन देयर कैरियर। तो किसी भी तरह से मेरा कहने का आशा यही हुआ कि डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, संभावनाएं अनेक हैं, बस जहां है वहां एक इच्छा शक्ति के साथ, विल पावर के साथ दे शुड प्रोसीड टूवर्ड्स। और किसी भी तरह से ये केवल बच्चों के लिए नहीं, केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मुझे तो लगता है कि जो 10th करते हैं, जो बोर्ड बच्चे करते हैं, वे बहुत कम एज के होते हैं। कुछ लोग करियर के प्रति बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ लोग तो समझते भी नहीं है कि उन्हें करना क्या है। और आज की तारीख में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ही परेशान रहते हैं या कभी कभी परेशान कर दिए जाते हैं। उसमें सोशल मीडिया और आज के सब जमाना के जो चीज़ें हैं सामाजिक ढांचा या उसमें कुछ रिलेशन के लोग हाँ, हैं, आस है, पड़ोस तो है, सबका दबाव होता है बच्चों के ऊपर। किसी भी तरह की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, जहां उनका चॉइस है, उस तरफ उन्हें पुश करने की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति के साथ वे बढ़ें और पेरेंट्स खुद पहले ऑटो मोटिवेटेड हो जाएं कि नहीं, मेरा बच्चा जो कर रहा है आई विल सपोर्ट। बट केवल इतना अगर हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई परेशानी आने वाली बात है। नरेंद्र सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा जी। ये तो साइंस बैकग्राउंड की बात हो गई, तो कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि किन्हीं बच्चों की जो रुचि है वो आर्ट्स फैकल्टी में होती है, कला के विषय में। जी। कुछ बच्चों की रुचि जो है वो कॉमर्स में होती है। लेकिन एक जो सामाजिक जो मतलब एक तरह से एक ऐसा बन चुका है कि अगर बच्चों की रुचि आर्ट्स में है तो अभिभावक चाहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो साइंस ही ले, जबकि बच्चे की, छात्र या छात्रा की जो है वो रुचि साइंस की तरफ नहीं है। तो आज के दौर में आर्ट्स विषय के तरफ या जो कॉमर्स है उसके तरफ क्या रुझान होना चाहिए, वैसे बच्चों के प्रति अभिभावक का क्या रवैया होना चाहिए, और उसमें करियर का जो है वो क्या रुझान है। और इसके साथ ही कला के क्षेत्र में कई जो इतिहास है, भूगोल है, तो उसमें अब उसका एक सेक्टर जो है वो लिटरेचर भी है, साहित्य भी है। साहित्य को नए तरीके से लिखना, नए तरीके से समझना, तो ये सारे जो फील्ड हैं उसमें आपका क्या है कि अभिभावक को कैसा रुख अपनाना चाहिए, बच्चे कैसे मोटिवेट हों, या उनके आदर्श कौन हो? देखिए, पढ़ाई दबाव की चीज नहीं है, यह सबसे पहले बच्चों को भी समझना चाहिए और बच्चों से ज्यादा अभिभावक को समझना चाहिए। पढ़ाई मनोयोग का विषय है। जब तक हम खुद में यह मामला समझ न लें कि हमें करना क्या है या हमारे बच्चे को क्या करना है, क्योंकि यह माने या ना माने यह सच्चाई है कि बच्चा क्या करना चाहता है यह सबसे ज़्यादा गार्जियन ही जानते हैं। हाँ, गार्जियन अपने, अगर हमने कुछ किया नहीं तो वह मैं अपने बच्चों से करवाऊंगा, यह भी एक विषय होता है। या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जाने के बाद बहुत अच्छा होगा, यह भी एक विषय होता है। तो इस पचड़े से हमें बाहर निकलना है। और आर्ट्स का और कॉमर्स का जो आप बात करते हैं, सबसे पहले कॉमर्स, आज की तारीख में यह देखा गया है कि जो 100% या 99% मार्क्स लाने वाले या परसेंटाइल लाने वाले लोग हैं वे भी कॉमर्स के तरफ बढ़ रहे हैं। मौजूदा अगर 2-4-5 साल का आप डेटा लेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वे कॉमर्स के तरफ बढ़े हैं। हाल में मैं जहाँ बैठ रहा हूँ यह बीटा जगह है, और बीटा के ठीक बगल में फुलवारी शरीफ में मोहम्मदपुर एक जगह है। वहाँ की एक बच्ची ने इस बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है
वह बहुत अच्छा स्टूडेंट थी, डीएवी वाल्मीकि प्रोडक्ट थी, बहुत अच्छा स्टूडेंट थी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी, उसने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया था, लेकिन कॉमर्स पढ़ा, सीएस किया और आज देखिए उसका रिजल्ट यूपीएससी में है। तो कॉमर्स पढ़ के आप सीए के तरफ जाएंगे, सीएस के तरफ जाएंगे, इसके बाद बैंकिंग में भी अब अगर आपकी रुचि है तो केवल गवर्नमेंट बैंकिंग्स नहीं, केवल पीएसयूज नहीं, बल्कि अन्य तरह के जो बैंकिंग सिस्टम्स है, यू कैन डू वेरी वेल। उतना ही नहीं, इकोनॉमिक जो कुछ भी इंक्लूजन इस देश में आज हो रहा है या विश्व स्तर पर ही देख लीजिए, तो उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत स्कोप है। इससे इतर आर्ट्स जिसे माना जाता है कि बहुत कुछ नहीं कर पाए तो आर्ट्स के तरफ बढ़े, बिहारियों का विशेष करके इस तरह की मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है कि आर्ट्स मतलब कुछ नहीं कर पाए तो बच्चे उसे, ऐसा नहीं है भावना से लोग ग्रसित करवा देते हैं जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी एग्जाम्स की ही हम बात करें तो साइंस तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आर्ट्स के विषयों की जानकारी के बिना क्या आप उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से वहाँ भी अब उतना ही नहीं, जब हम आर्ट्स की बात करते हैं तो केवल हिंदी, इतिहास, भूगोल इस तक हमें सीमित रहने की जरूरत नहीं है। पेंटिंग से लेकर के, ड्राइंग से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के, जो कुछ भी अन्य विधाएं हैं जो आर्ट्स के विषय हैं, उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। विशेष करके जब से ये सोशल मीडिया या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि की जो स्थितियां बढ़ी हैं पूरे विश्व के स्तर पर, और आज के तारीख में तो ये सोशल मीडिया जो है वह पूरे दुनिया को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो उस क्षेत्र में भी जाने पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारा ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में हम और आप सोच तक नहीं सकते हैं। देखिए दिल्ली वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में या साउथ में हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में आप जाइए तो वहाँ के बच्चे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लेकिन वे आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनका एक निखार जो इस दुनिया को मिलता है वह देखने के लायक है। खास करके आर्ट्स में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो वो आप ही का विषय है। जी जी जी। तो मैं धृष्टता के साथ आपको नहीं जानना चाहता हूं। जी जी। आर्ट्स में जो लिंग्विस्टिक का जो विषय है, जो भाषा की जो समस्या है आज, और पूरा खास करके भारतवर्ष में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई आयाम तक ले जाने का प्रयास है। तो उसमें तमाम क्षेत्रीय भाषाओं से गुजरते हुए जो राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा है, तो भाषा की जो पढ़ाई है, जो लैंग्वेज की पढ़ाई है, उसमें भी असीम संभावनाएं हैं। अब उसमें आप कोई भी भाषा उठा सकते हैं, 22 भाषाएं तो अनुसूची में अब तो ऐसा आ गया है कि अब गवर्नमेंट का कोई प्रोसीडिंग भी होगा या गजेट भी निकलेंगे, तो शायद ऐसा आया है। मैं ओम बिरला जी को सुन रहा था, माननीय संसद अध्यक्ष जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को, कि हर 22 भाषाएं में जो 22 भाषा है जो अनुसूची में वर्णित है, उन सारी भाषाओं में जो है वो प्रोसीडिंग वहाँ के छपेंगे और उनके लिए भाषाविद की आवश्यकता है, उनके लिए बहाली हुई है। तो ये एक नया खुला है कि आप किसी भी क्षेत्रीय भाषा के विशेषज्ञ हों तो आपके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपॉर्चुनिटी खड़ा। जी जी, इसके दो पहलू हैं। आपने बहुत ही माकूल विषय, जो आज के विद्यार्थियों को नए जो पौध तैयार हो रहे हैं, जो कलबट वृक्ष तैयार होंगे ऐसी आशा है, अपेक्षा हम रखते हैं, इसके विषय में आपने बहुत ही माकूल दो प्रश्न उठाया, एक भारतीय भाषाओं के बारे में और एक विदेशी भाषा के बारे में भी। आपको शायद जानकर यह ताज्जुब हो कि भारत के बच्चे आयरिश पढ़ के, जर्मन लैंग्वेज पढ़ के बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं और इस देश का भी नाम दूसरे जगह बहुत गौरवान्वित कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जहाँ तक रही भारतीय भाषाओं के बारे में, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है, कुल 22 भाषाएं हैं अभी हमारे पास। इन भाषाओं में तो प्रोसीडिंग्स होगा ही। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इन 22 भाषाओं के लिए एक अलग से राजभाषा विभाग में एक अनुभाग का गठन किया है।
यह निश्चित रूप से जानकारी के विषय में रूप में मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक विशेष अनुभाग, एक सेक्शन का गठन किया गया है, जिसमें अनुवादक भी होंगे, जिसमें राजभाषा अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक आदि होंगे उस विशेष भाषा के, जैसे तमिल के, जैसे मलयालम के, जैसे मैथिली के। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ही केवल नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे इसमें काम का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे। क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारा कंसंट्रेशन तो इतना जरूर होता है कि हमारा पेट कैसे चले, हमारा घर में चूल्हा कैसे जले। तो इस विषय पे कि भाषा पढ़ के आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, इससे कहीं से भी शक शुबा रखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे पत्रकारिता में आप जाएं, चाहे फिल्मिस्तान में जाएं, चाहे स्थानीय फिल्म जो बनते हैं, जैसे भोजपुरी में ही बनते हैं, मगही में ही बने, मैथिली में ही बने, बांग्ला में ही बने, उसके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के जितनी सारी विधाएं हैं, उसमें जितने सारे उसके डायमेंशंस हैं, आयाम हैं, उसमें आप अगर भाषा के प्रति आपका कमांड होगा तो आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग ही नहीं बल्कि नेम फेम भी वहाँ आपको मिलेगा, और कहीं से कोई भी सस्पिशन रखने की जरूरत नहीं है कि हम हीनतर हैं, हम कमतर हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। इसलिए भाषा के प्रति भी आप आगे बढ़ के, और अगर इसका एक तरह से प्रवीणता इसमें हासिल कर लें, या इसमें एक तरह से आपकी रुचि जग जाए, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं जी। वो ये सही तथ्य है कि आज के दौर में जो खास करके आर्ट्स के लिए ज़्यादा एक ब्रॉड एरिया उपलब्ध है। और जैसे कि जो आपने विदेशी भाषाओं की बात कही, वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशियन हो, जी, आयरिश हो, और खास करके चीन की जो भाषा जी। तो जैसा कि तमाम न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ विशेषज्ञों को, तो उसमें एक एक पेज के ट्रांसलेशन के लिए, अनुवाद के लिए हजारों रुपए बच्चों को मिलते हैं, जो जेएनयू बिल्कुल। और आर्ट्स का जो बहुत बड़ा जो इसका जो सबल पक्ष है, मजबूत पक्ष है, वो ये है कि आज भी भारत की जो सबसे प्रतिष्ठित नौकरी की जो संस्था है यूपीएससी, तो यूपीएससी क्रैक करने वाले सबसे ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड के ही बच्चे रहते हैं। और कई सेक्टर्स जो है इसके लिए खुल चुके हैं। लॉ में अगर अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी हो तो लॉ सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, लॉ फर्म खुल चुके हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। और जितनी जो व्यवस्थाएं, आपने जर्नलिज्म की चर्चा की, तो जर्नलिज्म का भी एक अपना है कि हर सेक्टर में, लीगल सेक्टर में भी जर्नलिज्म है, कोर्ट की पत्रकारिता अलग है, फिल्म की पत्रकारिता अलग है, राजनीति की पत्रकारिता अलग है। तो पत्रकारिता की भी एक अलग तरह की छवि बनी है आज के दौर में। आप विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसलिए ये आपसे बातचीत करने पर आज के बच्चों को कहा जा सकता है कि अगर आर्ट्स में भी आपकी रुचि है, खास करके बच्चों के अभिभावक माता पिता से, तो बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करें, बच्चों को कभी, क्योंकि असीमित संभावनाएं हैं। कॉमर्स में भी जाएं तो बहुत सारी, जैसा कि सीए है, सीएस है, बीबीए कर सकते हैं बच्चे, एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, अकाउंट में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मल्टीनेशनल कंपनियां बनी हैं, तो उसमें फाइनेंस रिस्क एनालिस्ट के तौर पर बड़े बड़े पैकेज पे, मोटे मोटे पैकेज पे, हैंडसम सैलरी पे लोगों की बहाली हो रही है। तो तमाम संभावनाएं हैं, बशर्ते शर्त एक ही है कि जिस भी क्षेत्र में जाएं पूरे मनोयोग के साथ जाएं, पूरे तल्लीनता के साथ जाएं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो, और जिस विषय में, जिस सेक्टर में जाएं, उसके अपने क्षेत्र के वो विशेषज्ञ बने। उनके सामने नौकरी, करियर की कमी नहीं है। बिल्कुल एकदम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। और चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, न जाने कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाहे आप एमबीए करें या बीबीए करें, आप डेंटल के तरफ जाएं, अगर मेडिकल नहीं हो पाया किसी कारणवश,
तो फिशरी है, हाँ, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। कहीं भी अगर सरकारी नौकरी के तरफ ही जाना है आपको तो बैंकिंग के फील्ड्स हैं, PSUs हैं, न जाने कितने अपॉर्चुनिटीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। बस आपने जो कहा कि कंसंट्रेशन के साथ चरैवती चलते रहें, डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मंत्र होना चाहिए। उतना ही नहीं, सिविल सर्विसेज हो या प्रोविंशियल सर्विसेज जो होते हैं हर एक राज्य के अपने, उसमें आप 2-4-5 साल अगर दे दें बहुत अच्छा कर सकते हैं। डिजाइनर हो, जर्नलिस्ट हो, टीचर, प्रोफेसर, जो जिसकी चर्चा आपने किया। इतना ही नहीं, आज की तारीख जब हम 21वीं शताब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी का एक क्वार्टर हमने पार कर दिया, 2026 में प्रवेश कर गए, तब AI का युग आया है। कभी भी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि AI मतलब केवल और केवल टेक्निकल फील्ड नहीं। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप उसमें अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उसी फील्ड में यह AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इतना मदद करेगा जिसके बारे में आप सोचते तक नहीं हैं। जहां हमारी कल्पना तक नहीं जाती, AI वहां से हमारे काम को बहुत आसान करता है। और इस तरह से, चाहे वो एक ज़माना था जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा था कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। आज आप देख रहे होंगे कि इसी कंप्यूटर ने न जाने कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए खोले हैं। तो AI जो आज के तारीख में हमारे और आपके लिए, दिस विल ओपन द थ्रेशोल्ड फॉर द न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो हमें कभी नहीं यह सोचना चाहिए कि हम बेरोजगार रहेंगे। हम बेरोजगार इसलिए रहते हैं क्योंकि हम रोजगार चाहते नहीं हैं। अगर रोजगार हम चाहेंगे तो दुनिया में, इस देश में, या आप खुद भी आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस अपॉर्चुनिटीज़ पर हमारा निगाह होना चाहिए, हमारी आंखें होनी चाहिए। और हम निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी कारण नहीं बनता कि हम अपने कैरियर को एक रिस्क के रूप में लें, नहीं, या किसी दबाव में चयन करें। यह रिस्क नहीं है, हम चॉइस के रूप में लें। जैसे ही हम चीज़ों को चॉइस के रूप में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हमारे फेवर में आने लगती हैं और चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। हमारा और आपका जीवन बहुत आसान है, इसे कठिन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिभावकों से भी मेरा अपील होगा कि आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेटेड कीजिए, मोटिवेशन में रखिए। आप न खुद मोटिवेटेड रह पाते हैं, न बच्चे को मोटिवेटेड कर पाते हैं, और यही कारण होता है कि वे उधर बुन में रहते हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। हाँ, जैसे खतरनाक, जी। तो कहीं से भी। और एक चीज और जो मैं निश्चित रूप से अभिभावकों से अपील करना चाहूंगा, अपने बच्चे को किसी और के बच्चे से कभी भी कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मुंडे मतिर भिन्ना, एक जैसे सब लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा बच्चा दूसरा से कम है ऐसा भी आंकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज में कम है तो किसी और चीज में वह आपसे बहुत बेहतर है। हम एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा आदमी बने, यह तो जरूर सोचना चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बस उसमें आगे बढ़ते जाना है। यू गो फॉरवर्ड इन दैट एरिया एंड यू विल एक्सेल। आई एम वेरी मच कन्फर्म्ड। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारा जो सनातनी संस्कृति है और उससे जुड़ा हुआ जो शास्त्र है वो भी हमेशा से अर्थकरी विद्या की बात करता है, और आज उसकी संभावनाएं बढ़ी हैं। और उसी में आता है कि षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन, किस तरह के 6 लोग सुख के काबिल हैं, सुख भोगने योग्य हैं। उसी तरीके से एक है अर्थकरी विद्या। तो विद्या अर्थकरी होना चाहिए, यानी कि जिसमें सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो आज इन तमाम क्षेत्रों में जिसमें हमारी आपकी भी चर्चा हुई, तो तमाम क्षेत्रों में अर्थ का, यानी कि आय का, यानी कि इनकम और सोर्स का कमी नहीं है। बस कमी है तो एक सटीक, सच्चा, ससमय, सही निर्णय लेने का। मैं भी इसमें जोर देना चाहता हूं, अर्थकरी विद्या बहुत अच्छी बात है, लोभकारी विद्या नहीं, लाभकारी विद्या हो जी। हमारा घर परिवार चले, हम सुखी रहें, हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे आय से सुखी हों, लेकिन लोभ का कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि जब हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं
तो मान लेते हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। और लाभकारी जैसे ही आप होंगे तो लोभ अपने आप खत्म हो जाएगा। जब लोभकारी होंगे तो संतुष्टि आपको कभी नहीं मिल सकती है। और जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी नौकरी में हो, जो कुछ भी आप करते हैं वह सब का सब बेकार है। क्योंकि रात को आप कमाएंगे और सुबह फिर से वही लोभ लालच आपको घेर लेगा कि नहीं, हम तो संतुष्ट हैं नहीं, फलाना इतना कमाता है, हम तो इतना ही कमाते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है और ऐसे करते करते आप ही का अंत हो जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान करके अगर विद्यार्थी चलें, विद्यार्थी के अभिभावक चलें, उनके माता पिता चलें, तो बच्चा भी बहुत सुखी रहेगा, घर परिवार भी बहुत सुखी रहेगा। लोभा पापस्य कारणम, हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है। तो लोभकारी ज्ञान नहीं, लाभकारी ज्ञान हो, अर्थकारी ज्ञान हो, हमारा घर चले, हमारे साथ रहने वाले लोगों का घर चले। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया की संपत्ति हमारे पास हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई अभी तक जॉब शायद नहीं बना है। और अगर संतृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तब तो फिर पढ़ाई का कोई और मतलब नहीं है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, जॉब का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शिक्षाविद नरेंद्र जी। आज का जो मेरा वार्तालाप था, जो मेरा पॉडकास्ट था, जो मेरा वीडियो था, वो बच्चों के लिए था, 10th बोर्ड जो कर चुके हैं, जो 10+2 में हैं, या सब के लिए। तो उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए कि कहीं से भी दरवाजे खुल सकते हैं, बस आप उस दरवाजे पर तब तक खड़े रहें जब तक आप उसको नॉक अच्छे तरीके से न करें। वो दरवाज़ा खुलेगा ही। सफलता के तौर पर, करियर के तौर पर आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपके लिए सफलता, पद, मर्यादा, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ इंतजार कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को कभी भी दबाव न दें, उनको कभी भी डिमोटिवेट न होने दें, उनको मोटिवेट करें, खुद मोटिवेट रहें और सेल्फ मोटिवेशन के लिए प्रेरित करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के वार्तालाप को मैं यहाँ विराम देता हूँ। एक बार पुनः अपने दर्शकों को आभार व्यक्त करता हूँ और अपने चैनल से जुड़ने के लिए निवेदन करता हूँ।